जी, तो कल हमने फिस्कल और मॉनेटरी पॉलिसी दोनों को कवर कर लिया था कि हाउ दे आर यूज्ड टू अचीव गवर्नमेंट मैक्रो इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स। ये हो गया था ना कंप्लीट एक्सपेंशनरी मॉनेटरी एंड फिस्कल पॉलिसी और कॉन्ट्रैक्शनरी मॉनेटरी एंड फिस्कल पॉलिसी, ये दोनों हमने यस सर। कवर, हमने उनके टूल्स भी देख लिए थे। तो ये मैंने तीनों यूनिट्स इकट्ठे कवर किए हुए हैं। यहाँ पर नोट्स में तो फिस्कल मॉनेटरी सप्लाई साइड, तो उसमें मैंने डिमांड साइड में पहले डिमांड साइड पॉलिसी कवर की है, उसमें फिस्कल पॉलिसी है, ये हम कवर कर चुके हैं। एक्सपेंशनरी कॉन्ट्रैक्शनरी मॉनेटरी में मैंने आपको तीन टूल्स बताए हैं, वो भी हमने कवर कर लिया। एक्सपेंशनरी कॉन्ट्रैक्शनरी ये बात हो चुकी है। अच्छा, कुछ प्रॉब्लम्स की तरह बात कर लें फिस्कल पॉलिसी की। तो फिस्कल पॉलिसी सम टाइम जो है वो अपने ऑब्जेक्टिव को अचीव नहीं भी कर पाती, या उसमें कुछ इश्यूज हैं। वो क्या, अगर हम देखें पॉइंट नंबर वन के इट इज डिफिकल्ट टू मैनेज, ये जो आपकी फिस्कल पॉलिसी क्या मैनेज करना मुश्किल है कि आप लेट से एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है, यानी कि आप टैक्सेस को कम कर रहे हैं, आप गवर्नमेंट स्पेंडिंग को ज्यादा कर रहे हैं ताकि कंजम्पशन या इन्वेस्टमेंट बढ़े, गवर्नमेंट स्पेंडिंग बढ़े और उससे एग्रीगेट डिमांड बढ़े और इकोनॉमी ग्रो करे, जिससे एम्प्लॉयमेंट वगैरह बढ़ सकती है। तो अब ये है कि वो कितनी बढ़ेगी, इसके बारे में बात का अंदाजा लगाना मुश्किल हो जाता है। और होता ये है कि आप जब इन्फ्लेशन को वो इकोनॉमिक ग्रोथ चाह रहे होते हैं तो उससे कहीं बहुत ज्यादा इन्फ्लेशन हो जाती है, क्योंकि आपको कंट्रोल करना है ना कि कहाँ तक आप चाह रहे हैं प्राइसेस के कहाँ तक बढ़े, क्योंकि जब इकोनॉमिक ग्रोथ होगी तो इन्फ्लेशन तो होगी, हमने पढ़ा था लास्ट टाइम। क्योंकि इकोनॉमिक ग्रोथ होती है जब एग्रीगेट डिमांड बढ़ रही है, तो एग्रीगेट डिमांड जब बढ़ रही है तो वो प्राइसेस को पुश कर रही है अपवर्ड्स, और उसकी वजह से प्रोड्यूसर्स इनकरेज हो रहे हैं, तो वो ज्यादा आउटपुट प्रोड्यूस कर रहे हैं और एम्प्लॉयमेंट बढ़ रही है। तो बात का ये होता है कि एग्रीगेट डिमांड जो है वो कुछ ज्यादा ही पुश कर देती है प्राइसेस को, और उससे इन्फ्लेशन कुछ बहुत ज्यादा हो जाती है। तो उससे तो इकोनॉमी क्रैश कर जाएगी, क्योंकि अगर इन्फ्लेशन हद हद से ज्यादा हो जाए तो फिर जो है वो ट्रेडिंग एक्टिविटीज भी नहीं हो पाती, क्योंकि चीजें इतनी महंगी हो जाती है कि लोग लेना ही छोड़ देते हैं। तो प्रोड्यूसर बना के क्या करेगा जब लेने वाला कोई नहीं होगा। तो इसका मतलब है आपको बहुत केयरफुली इसको हैंडल करना है कि आपने इतनी एग्रीगेट डिमांड को इतना चेंज करना है कि उससे इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा ना हो। इसी तरह अगर मैं कहूँ कि आप इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना चाह रहे हो, तो आपने इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए कॉन्ट्रैक्शनरी फिस्कल पॉलिसी इस्तेमाल की है। आपने टैक्सेस को बढ़ा दिया तो डिमांड कम हो गई, लेकिन हो सकता है एकदम से वो बहुत ज्यादा ही कम हो जाए। तो अगर वो बहुत ज्यादा कम हो जाएगी तो अनएम्प्लॉयमेंट तो बहुत ज्यादा हो जाएगी फिर एकदम से। तो वो इन्फ्लेशन तो आपने कंट्रोल कर ली, लेकिन अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो फिर आपकी कंट्रोल से बाहर निकल जाएगी। मतलब अनएम्प्लॉयमेंट ऑफ कोर्स सेक्रीफाइस तो करनी पड़ती है आपको, कि अनएम्प्लॉयमेंट आपकी ज्यादा होगी, लेकिन वो अनकंट्रोल्ड ना हो, कि वो एक अगर बहुत ज्यादा अनएम्प्लॉयमेंट होगी तो ऑफ कोर्स तब भी एक प्रॉब्लम आ जाएगा, क्योंकि अ, आपने कॉन्ट्रैक्शनरी जो फिस्कल पॉलिसी लगाई है तो प्रोड्यूसर एकदम से डिस्करेज हो जाएंगे ना, क्योंकि जब टैक्सेस जो लग रहे हैं, अनएम्प्लॉयमेंट जब हो जाएगी तो उससे क्या होगा, अनएम्प्लॉयमेंट जब होगी अगर बहुत ज्यादा हो गई है तो उससे भी डिमांड कम हो जाएगी ना, क्योंकि लोग जो है, एक तो गवर्नमेंट ने डिमांड कम की, और एक अनएम्प्लॉयमेंट क्योंकि जरूरत से ज्यादा हो गई, गवर्नमेंट ने सही तरह से मैनेज नहीं किया, हैंडल नहीं किया। अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज्यादा जब हो जाएगी तो वो लोग स्पेंड नहीं कर सकेंगे, बिकॉज दे डू नॉट हैव द परचेजिंग पावर। तो उससे डबल इफेक्ट हो जाएगा, अनएम्प्लॉयड लोग भी नहीं खरीदेंगे तो डिमांड तो और मजीद गिर जाएगी। तो इकोनॉमी जो है वो फिर कोलैप्स की तरफ चली जाएगी, इकोनॉमिक क्राइसिस आ जाएगा। इसको रिसेशन भी बोलते हैं कि अब चीजें कोई नहीं बना रहा क्योंकि ले कोई नहीं रहा। तो फिर जब इकोनॉमी में कुछ बनेगा ही नहीं या ना होने के बराबर बनेगा तो इकोनॉमी चलेगी कैसे? फिर तो लोन भी गुजारा करना पड़ेगा, या कोई मुल्क टेक ओवर कर लेगा दूसरे मुल्क को, ये हो सकता है। अच्छा, तो ये एक इशू मैंने एक्सप्लेन किया आपको। इसी तरह से अगर मैं पब्लिक स्पेंडिंग यानी कि जी की बात करूं, इंक्रीज इन पब्लिक स्पेंडिंग क्राउड्स आउट प्राइवेट स्पेंडिंग, मतलब ये भी समझ लो ये ना, वैसे ए लेवल में बताया जाता है डिटेल में, लेकिन मैंने कहा फिर भी थोड़ा सा यहाँ बता दें। एक इकोनॉमिक्स में टर्म होती है क्राउडिंग आउट। क्राउडिंग आउट मतलब ये
वो क्या होती है कि आपने लेट से गवर्नमेंट स्पेंडिंग बढ़ानी है, ठीक है। गवर्नमेंट स्पेंडिंग क्यों बढ़ानी है? क्योंकि आप जो है ना वो एग्रीगेट डिमांड को बढ़ाना चाह रहे हैं। तो अगर एग्रीगेट डिमांड को आप गवर्नमेंट स्पेंडिंग बढ़ाकर बढ़ाना चाह रहे हैं, तो हो क्या रहा है कि गवर्नमेंट स्पेंडिंग बढ़ाने के लिए आपको गवर्नमेंट को फंड्स चाहिए। और गवर्नमेंट फंड्स कहाँ से ले रही है? गवर्नमेंट टैक्सेस लगा के फंड्स जनरेट कर रही है, और उससे फिर गवर्नमेंट स्पेंडिंग कर रही है, ताकि अगर ये डिमांड बढ़े और प्राइसेस जो है ना वो अपवर्ड पुश हो, और उस तरह फिर आगे इकोनॉमिक ग्रोथ की तरफ और एम्प्लॉयमेंट की तरफ मामला चला जाए। लेकिन जब गवर्नमेंट स्पेंडिंग बढ़ाने लगेगी तो उससे पहले टैक्सेस बढ़ा देगी, ताकि क्योंकि पैसे होंगे तो गवर्नमेंट स्पेंडिंग करेगी ना। तो एक तरफ से पब्लिक सेक्टर में खर्चा ज्यादा हो रहा है, यानी कि जी की शक्ल में, पब्लिक स्पेंडिंग की शक्ल में, लेकिन प्राइवेट सेक्टर में उतना ही खर्चा कम हो जाएगा क्योंकि उतने ही टैक्सेस बढ़ा दिए। तो अब आप इमेजिन करो कि अगर प्राइवेट सेक्टर में कौन से खर्चे हो रहे हैं, इन्वेस्टमेंट हो रही है, कंजम्पशन हो रही है, ये भी एग्रीगेट डिमांड के कंपोनेंट है। तो एक जगह जी बढ़ा दिया, पर्च किया 50 मिलियन से, एग्जाम्पल दे रहा हूँ, और दूसरी तरफ जो है ना वो कंजम्पशन और इन्वेस्टमेंट 25-25 मिलियन से कम हो गई, तो एग्रीगेट डिमांड पे क्या फर्क पड़ेगा बताओ? सर वो चेंज नहीं होगी। चेंज ही नहीं होगी, तो इसका मतलब है यहाँ पर तो फिस्कल पॉलिसी फेल हो जाएगी। ये क्राउडिंग आउट इफेक्ट जो है, ये आपकी फिस्कल पॉलिसी को इनफेक्टिव बना देता है। तो अगर पेपर में सवाल भी आए कि क्या डिस्कस करें कि क्या फिस्कल पॉलिसी हमेशा एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी हमेशा इकोनॉमिक ग्रोथ लेकर आएगी या अनएम्प्लॉयमेंट को कम करेगी, तो फिर आप ये क्राउडिंग आउट वाला फैक्ट वहां बता सकते हैं। डायरेक्ट पेपर में क्वेश्चन आना क्राउडिंग आउट का बहुत मुश्किल है, नहीं आएगा क्योंकि ये लेवल का कॉन्सेप्ट है, लेकिन आप इसको एक पॉइंट के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं। क्योंकि बात का पॉइंट समझ नहीं आ रहा होता कि फेवर में लिख दिया अगेंस्ट क्या लिखे, तो ये अगेंस्ट पॉइंट इस तरह से बन जाता है। तो एग्रीगेट डिमांड सॉरी फिजिकल एक्सपेंशनरी फिजिकल पॉलिसी अपने ऑब्जेक्टिव जो अचीव करना चाह रही है, एम्प्लॉयमेंट और इकोनॉमिक ग्रोथ, वो नहीं अचीव होगी, क्योंकि जो एग्रीगेट डिमांड नहीं बढ़ी तो प्राइसेस भी नहीं बढ़ेंगी और आगे वाला जो मामला है वो भी नहीं होगा। अच्छा, इसी तरह अगर हम थर्ड पॉइंट देख लें तो इंक्रीज इन टैक्स रिड्यूस इंसेंटिव टू वर्क। ये भी आ रहा है कि अगर आपने टैक्सेस बढ़ा रहे हैं, एग्जाम्पल ये है कि आप क्या करना चाह रहे हैं कि आपके मुल्क में इन्फ्लेशन है, आप इन्फ्लेशन कंट्रोल करना चाह रहे हैं, उसके लिए आपने कॉन्ट्रैक्शनरी फिस्कल पॉलिसी इस्तेमाल कर दी, फाइन। जब आपने वो इस्तेमाल की तो उससे उसके लिए आपने टैक्सेस बढ़ा दिए। तो एक तरफ तो आपने डिमांड कम की, ठीक है, ताकि इन्फ्लेशन ना हो, ठीक है, फिस्कल पॉलिसी इन्फ्लेशन ना लेकर आए। तो दूसरी तरफ वो टैक्सेस जो बढ़े हैं उससे इंसेंटिव कम हो गया, किसके लिए? बिजनेसमैन के लिए, ठीक है, क्योंकि उन पे भी तो टैक्स लगेगा ना, उनके प्रॉफिट पे टैक्स लगेगा। तो आउटपुट भी कम हो जाएगी, मतलब डिमांड कम करने के चक्कर में आप एग्रीगेट सप्लाई को भी कम कर रहे हैं। तो जो गवर्नमेंट चाह रही थी कि इन्फ्लेशन को कंट्रोल करें, एग्रीगेट डिमांड को कम करके, वो इन्फ्लेशन तो कंट्रोल होगी ही नहीं, क्योंकि आपने एग्रीगेट डिमांड कम की टैक्सेस बढ़ा के, तो एग्रीगेट सप्लाई भी कम हो गई बिकॉज ऑफ वो जो डिसइंसेंटिव प्रोड्यूसर्स को मिल रहा है। तो वो आउटपुट भी कम कर देंगे, तो आपकी इन्फ्लेशन तो वही की वही रहेगी, वो तो लो नहीं होगी या कंट्रोल नहीं होगी। समझ आ रही बात की? यस। तो ये जो मैंने आपको 3 पॉइंट बताए हैं, बेसिकली हम ये कह सकते हैं, ये जो लास्ट 2 पॉइंट्स है रादर, अगर हम इनकी बात करें तो हम इनको इस्तेमाल कर सकते हैं इस तरह से कि अगर पेपर में सवाल आता है 8 नंबर का कि जी क्या फिजिकल पॉलिसी हमेशा अपने ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने में कामयाब होती है, तो आप ये 2 पॉइंट्स बता सकते हैं अगेंस्ट द स्टेटमेंट, और फेवर में तो आप बता ही सकते हैं कोई एक्सपेंशनरी पॉलिसी, कॉन्ट्रैक्शनरी पॉलिसी। ठीक हो गया ना? जी सर। अच्छा, इसी तरह अब आगे अगर हम चलते हैं तो हमारे पास सप्लाई साइड पॉलिसी आ जाती है। अच्छा, ये हमने नहीं पढ़ा, मैं आपको आसान लफ्जों में बताता हूँ, इसके एक्चुअली कोई ऐसा टूल्स नहीं है। एग्रीगेट सप्लाई साइड पॉलिसी कहते हैं एनी मेजर टेकन बाय द गवर्नमेंट टू इंक्रीज एग्रीगेट सप्लाई। एग्रीगेट सप्लाई आपको पता है ना क्या होती है? यस क्या? सर, all the goods and services available in the country. ऑल द गुड्स एंड सर्विसेज अवेलेबल इन द कंट्री। नहीं, गुड्स एंड सर्विसेज अवेलेबल नहीं,
ऑल द गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इन अ कंट्री इन अ ईयर, यानी कि एग्रीगेट सप्लाई सिमिलर टू जीडीपी होती है। सही है ना? जी सर। अच्छा, तो इसका मतलब है कि कोई भी एक्शन जो गवर्नमेंट ले रही है, जिसे एग्रीगेट सप्लाई बढ़ रही है, तो वो सप्लाई साइड पॉलिसी है। कोई भी एक्शन, ठीक है, अभी हम पढ़ते हैं नीचे एक्शन। लेकिन एक बात, एक सवाल है कि एग्रीगेट सप्लाई, अच्छा, सप्लाई साइड पॉलिसी का काम एग्रीगेट सप्लाई को कम करना नहीं होता, सिर्फ बढ़ाना होता है। ये आपने याद रखना है, ठीक है? अच्छा, अब एग्रीगेट सप्लाई अगर बढ़ती है तो क्या सारे ऑब्जेक्टिव अचीव होते हैं? जरा देखते हैं वन बाय वन। एक पकड़ते हैं हम, लो इन्फ्लेशन। क्या एग्रीगेट सप्लाई बढ़ने से, क्योंकि सप्लाई साइड पॉलिसी यही होती है, क्या इन्फ्लेशन लो होती है? बताओ। नो सर। नो, होती है। इस तरह कि जब एग्रीगेट सप्लाई बढ़ेगी तो आप वो एग्रीगेट डिमांड को मैच कर सकेगी। तो जब वो मैच करेगी तो शॉर्टेज नहीं होगी इकोनॉमी में, तो प्राइस लेवल भी नहीं बढ़ेगा, तो कंट्रोल हो जाएगी ना। अपवर्ड प्रेशर जो, देखो प्राइस पे अपवर्ड प्रेशर कब होता है? जब एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई से ज्यादा होती है। जब वो बराबरी हो गई है तो फिर प्राइसेस तेजी से नहीं बढ़ेंगी, इन्फ्लेशन कंट्रोल हो जाएगी। क्या कहती हो? यस सर। अच्छा, इसी तरह ये ले लो, लो लेवल ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट अचीव होता है एग्रीगेट सप्लाई बढ़ाने से। सर लो एम्प्लॉयमेंट। लो लेवल ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, हाँ जी। इतना सोच रही हो? जल्दी से बता जी देना। सर होगा। होगा। भाई जब आउटपुट बढ़ेगी तो ऑफ कोर्स वर्कर तो हायर किए जाएंगे ना, एम्प्लॉयमेंट ने तो बढ़ना ही है। अच्छा, इकोनॉमिक ग्रोथ अचीव होगी। यस। अच्छा, ठीक है। बैलेंस ऑफ पेमेंट, अगर आपका डेफिसिट चल रहा है, आपकी इंपोर्ट्स ज्यादा है, एक्सपोर्ट्स कम है, तो ये इंप्रूव हो सकता है, स्टेबल हो सकता है। यस। अगर जैसे आपकी इंपोर्ट बढ़ती जा रही है, एक्सपोर्ट्स कम होती जा रही है, गैप बढ़ता जा रहा है, तो इसको स्टेबल करने के लिए गैप कम करना है, तो गैप कम किया जा सकता है एग्रीगेट सप्लाई से। यस कैसे? सर, क्योंकि एग्रीगेट सप्लाई इंक्रीज हो जाएगी तो एक्सपोर्ट्स भी इंक्रीज हो जाएंगे। ठीक हो गया। कोई और भी बता सकती हो रीजन? एग्रीगेट सप्लाई इंक्रीज होगा तो आप एक्सेस क्वांटिटी बाहर एक्सपोर्ट कर सकती हैं, ठीक हो गया, ये बात सही है। दूसरा, एग्रीगेट सप्लाई अगर ज्यादा हो रही है तो अब लोगों को इंपोर्टेड आइटम लेने की जरूरत नहीं है, दे माइट बी एबल टू फाइंड द इंपोर्ट सब्स्टिट्यूट्स राइट देयर इन देयर ओन कंट्री विद अ बेटर क्वालिटी या विद द सेम क्वालिटी। तो फिर लोग इंपोर्ट्स नहीं लेंगे, इससे भी तो इम्प्रूव होगा। क्या ख्याल है? जी सर। ओके, आगे है जी। अच्छा, अब जल्दी से देख लेते हैं हम। ये डिफरेंट सप्लाई साइड पॉलिसीज मौजूद है हमारे पास। टैक्स इंसेंटिव्स है, आप टैक्सेस में अगर छूट देते हैं प्रोड्यूसर्स को तो वो इनकरेज होंगे, ज्यादा प्रोड्यूस करेंगे। सब्सिडीज, ये क्या होती है? आपको पता ही है, गवर्नमेंट जो है वो फाइनेंशियल असिस्टेंस देती है फर्म्स को, प्रोड्यूसर्स को, फार्मर्स को, जो भी है। तो उससे उनकी कॉस्ट शेयर हो जाती है, कॉस्ट शेयर करती है गवर्नमेंट थ्रू सब्सिडीज। तो उनकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम हो जाती है, तो वो फिर ज्यादा प्रोड्यूस करने लग जाते हैं, क्योंकि उनको प्रॉफिट ज्यादा नजर आ रहा होता है उसको प्रोड्यूस करने में। इंप्रूविंग एजुकेशन एंड ट्रेनिंग, ये भी आपको पता है कि इससे लेबर ज्यादा स्किलफुल हो जाती है, जिससे उनकी प्रोडक्टिविटी बढ़ जाती है, और लेबर फिर आपको चीप लगती है, क्योंकि वो एक वर्कर जो है वो कहीं कहीं ज्यादा चीजें बना पा रहा है कंपेयर टू आप जो पहले वर्कर बना रहा था, क्योंकि उस वक्त वो अनस्किल्ड था। तो आउटपुट इससे भी बढ़ेगी, वैसे भी प्रोडक्टिविटी, अगर अगर उतने ही वर्कर्स रखे हुए हैं और नाउ दे आर एजुकेटेड एंड ट्रेन्ड, तो वो ज्यादा प्रोड्यूस करेंगे। लेबर मार्केट रिफॉर्म्स को ले लो कि ट्रेड यूनियन या बाद पावरफुल होती है और वो अननेसेसरी अननेसेसरीली अपनी पावर को इस्तेमाल करती है, या अनफेयर तरीके से जान जान के स्ट्राइक करेगी जी हमारी बात माने, तो गवर्नमेंट उनकी पावर्स को भी कम करती है कि अननेसेसरी जो स्ट्राइक्स हैं वो नहीं होंगी। अगर आपकी वेज बढ़ गई है एक साल में, तो दोबारा आप उस बढ़ाने के लिए प्रोटेस्ट नहीं कर सकते, वगैरह वगैरह, ताकि
वो स्ट्राइक्स नहीं होंगी, ये क्लैशेस नहीं होंगे बिटवीन द मैनेजमेंट एंड द एम्प्लॉइज, तो वो आउटपुट जो है ना वो बनती रहेगी और कोई भी स्टॉपेज नहीं आएगा इंडस्ट्रीज में बिकॉज ऑफ दैट। तो एग्रीगेट सप्लाई बढ़ेगी, ये भी गवर्नमेंट का काम है। तो फिर रिड्यूसिंग वेलफेयर बेनिफिट्स, अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस, जैसे मैंने कहा वेलफेयर बेनिफिट की बात की कि अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस दे रहे हैं अगर आप, तो वो उसको कम कर दें, क्योंकि कम करने से क्या होगा कि कई लोग हो सकता है कि अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस क्योंकि उनको मिल रहा है तो वो शायद एम्प्लॉयमेंट जो है वो सही तरह से सीरियसली सर्च नहीं कर रहे। वो कह रहे हैं यार पैसे मिल रहे हैं ना, गुजारा हो रहा है, बट ठीक है करने दो। तो गवर्नमेंट वो भी कम कर देती है ताकि लोग जो है ना वो एक्टिवली दे शुड सीक वर्क, ताकि जो एम्प्लॉयर्स हैं जिनको वर्कर चाहिए वो उनको हायर कर सके। तो उसके लिए अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट जब कम करते हैं, अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस जब कम करते हैं, तो अब वर्कर्स को नजर आता है कि यार गुजारा नहीं हो रहा, अब तो काम करना ही पड़ना है। तो फिर वो अपने आप को एक्टिवली जब सप्लाई करते हैं और दे सीक वर्क, तो दे लुक फॉर जॉब्स, तो फिर वो जॉब ऑफ कोर्स मिल ही जाएगी फिर, और उससे प्रोडक्शन बढ़ेगी क्योंकि आपकी ज्यादा मैन पावर अब प्रोडक्शन में इस्तेमाल हो रही है, रिसोर्स वेस्ट नहीं हो रहा। फिर कंपटीशन पॉलिसी ये भी गवर्नमेंट लेके आती है कि किसी, ये है मोनोपोली के अगेंस्ट हमने पढ़ा हुआ है, क्या होती है ये कंपटीशन पॉलिसी क्या है, बता दो जल्दी से, नहीं पता? सर इसमें गवर्नमेंट एंटी competitive प्रैक्टिसेस इंट्रोड्यूस करती है। एंटी कंपैरेटिव प्रैक्टिसेस यूज करती है। हम्म, मतलब बिल्कुल सर सही। स्टॉप करने के लिए उसको। हाँ जी, उसको स्टॉप करने के लिए, रिस्ट्रिक्ट करने के लिए कंपटीशन पॉलिसी, यानी कि कंपटीशन को बढ़ाने के लिए, बिल्कुल सही, कंपटीशन को बढ़ाने के लिए। तो कंपटीशन जब बढ़ता है तो आउटपुट को क्या होता है, आउटपुट भी बढ़ेगी, क्योंकि मोनोपोली तो आउटपुट को कम को रिस्ट्रिक्ट करती है ताकि शॉर्टेज रहे और वो ज्यादा प्राइस चार्ज कर सके। तो जब ज्यादा फर्म मार्केट में आएंगी तो हर फर्म प्रोड्यूस करेगी और कोशिश करेगी कि कस्टमर हमसे लें, तो आउटपुट बढ़ेगी, एग्रीगेट सप्लाई बढ़ेगी। अच्छा, फिर इसी तरह हम सिर्फ क्या देख रहे हैं सारे पॉइंट्स में कि एग्रीगेट सप्लाई कैसे बढ़ती है, हमने ये कवर कर लिया है कि एग्रीगेट सप्लाई बढ़ने से आपकी जो लो इन्फ्लेशन है या जो इकोनॉमिक ग्रोथ है या आपकी लो लेवल ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट है, ये कैसे अचीव होते हैं, ये हम कवर कर लिया। अच्छा, अम, ये हो गया। अच्छा, फिर आगे आता है हमारा रिमूविंग ट्रेड बैरियर्स। अब ये ट्रेड बैरियर्स क्या होते हैं? ट्रेड बैरियर्स जो है ये होते हैं जो इंटरनेशनल ट्रेड को रिस्ट्रिक्ट करते हैं, जैसे कि इम्पोर्ट्स, तो इम्पोर्ट पे बैन लगा दिया या ड्यूटी, कस्टम ड्यूटी लगा दी, टैक्स लगा दिए, जिससे वो इम्पोर्टेड आइटम महंगी हो गई, महंगी हो जाएंगी तो लोग नहीं लेंगे, और जब लोग इम्पोर्टेड आइटम नहीं लेंगे तो दे वुड टर्न टू लोकल आइटम्स, तो लोकल आइटम की डिमांड बढ़ेगी तो ऑटोमेटिकली वो ज्यादा प्रोड्यूस होना शुरू हो जाएंगी और एग्रीगेट सप्लाई बढ़ जाएगी। सही नहीं है? सर तो ट्रेड बैरियर्स इंक्रीज नहीं करेंगे। ट्रेड बैरियर्स इंक्रीज, हाँ जी, तो ट्रेड बैरियर्स इंक्रीज ही करेंगे ना, ताकि इंपोर्ट्स ना आए और लोग लोकल आइटम्स लें। ये तो एक बात हमें समझ आ रही है ना? अच्छा, एक ये कि लेकिन ये डिपेंड कर रहा है ना, ये तब कि अगर लोग कंज्यूमर आइटम्स, कंज्यूमर गुड्स ले रहे हैं जो कि लोकल आइटम के साथ डायरेक्ट कंपटीशन में आती है, तो फिर तो आप ट्रेड बैरियर लगाएंगे ताकि लोग लोकल आइटम्स लें और प्रोडक्शन बढ़े। लेकिन अगर आप इंपोर्ट कर रहे हैं रॉ मटेरियल या कैपिटल गुड्स जिसका आपकी लोकल आइटम के साथ कोई डायरेक्ट कंपटीशन नहीं है, इनफैक्ट वो हेल्प करते हैं उनको ग्रो करने में, उनको प्रोड्यूस करने में। आपके पास रॉ मटेरियल नहीं है, रॉ मटेरियल आप इंपोर्ट करते हैं, तो लोकल आइटम ज्यादा प्रोड्यूस होती है क्योंकि वो अच्छी क्वालिटी का रॉ मटेरियल है। कैपिटल गुड्स आप इंपोर्ट करते हैं तो वो भी लोकल आइटम्स को प्रोड्यूस करने में हेल्प करती है। तो उस केस में अगर ये इंपोर्ट करना है तो फिर आप ट्रेड बैरियर्स रिमूव करेंगे। तो आपको बता दिया
ट्रेड बैरियर लगा भी सकते हैं, वो मैंने रीजन दे दिया आपको। ठीक हो गया ना? यस इसी तरह प्राइवेटाइजेशन है, तो रिसोर्सेज इसमें आप ज्यादा एफिशिएंटली इस्तेमाल होती है। अच्छा, प्राइवेटाइजेशन होती क्या है बताओ? सर, जब गवर्नमेंट अपने रिसोर्सेज या ऑर्गेनाइजेशंस जो होती हैं वो प्राइवेट सेक्टर को सेल कर देती हैं। जी बिल्कुल ऐसे ही है। तो जब प्राइवेट सेक्टर को सेल करती हैं, तो वो प्राइवेट सेक्टर में बिजनेस आ गया, तो दैट बिजनेस वुड लाइक टू बी मोर एफिशिएंट। दे वुड लाइक टू रिड्यूस द वेस्टेज दैट रिजल्ट्स फ्रॉम द प्रोडक्शन प्रोसेस। क्योंकि उनको कॉस्ट कम करनी है। कॉस्ट कम क्यों करनी है? क्योंकि उनका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है प्रॉफिट। सही होगी ना बात? तो इसका मतलब है कि जब वो एफिशिएंसी से इस्तेमाल करेंगे रिसोर्सेज को, तो रिसोर्सेज का वेस्ट नहीं होगा और प्रोडक्टिविटी ज्यादा होगी, आउटपुट ज्यादा बनेगी। तो इससे भी एग्रीगेट सप्लाई में इजाफा होगा, क्योंकि कम रिसोर्सेज से आप ज्यादा आउटपुट प्रोड्यूस कर रहे हैं, वेस्टेज नहीं होने दे रहे, ताकि कॉस्ट कम रहे और प्रॉफिट ज्यादा हो। लेकिन उसका फायदा इकोनॉमी को हो जाता है इन टर्म्स ऑफ हायर आउटपुट। सही हो गया? यस अच्छा, इसी तरह से रेगुलेशन एंड डी रेगुलेशन, इसको भी देख लें। तो अब रेगुलेशन का मतलब है लॉ पास करना। आपको कोई नई लेजिस्लेशन ले आए, लॉ इम्पोज कर दिया, तो उससे एग्रीगेट सप्लाई कैसे बढ़ सकती है? वो मैंने एक छोटी सी एग्जांपल दी है। अगर गवर्नमेंट कई चीजों के इस्तेमाल को कंपलसरी कर दे, मैंने तो यहाँ एक एग्जांपल दी है ना। असल में एक एग्जांपल जो है ना वो काफी नहीं है मैक्रो इकोनॉमिक्स के लिए, मैंने समझाने के लिए फिर भी दे दी कि अगर हेलमेट जो है वो कंपलसरी कर दे, लेजिस्लेशन पास कर दी है, कोई मोटरसाइकिल वाला बगैर हेलमेट के मोटरसाइकिल नहीं चला सकता, तो ऑफकोर्स हर बंदा डिमांड करेगा हेलमेट, तो हेलमेट की प्रोडक्शन ज्यादा होनी शुरू हो जाएगी, जो एग्रीगेट सप्लाई में कंट्रीब्यूट करेगी। लेकिन हम ऐसे एग्जांपल देंगे नहीं, क्योंकि हमने एक चीज अगर बढ़ रही है, तो ठीक है कि वो एग्रीगेट सप्लाई में कंट्रीब्यूट तो कर रही है, हम ज्यादा चीजों की बात नहीं कर सकते कि गवर्नमेंट ने ऐसे लॉज पास किए हैं जिसमें कई आइटम्स हैं जो कि लेना कंपल्सरी हो गया है, तो लोग डिमांड बढ़ाएंगे और उसकी आउटपुट ऑटोमेटिकली ज्यादा प्रोड्यूस होगी, एग्रीगेट सप्लाई बढ़ेगी। इस तरह डी रेगुलेशन भी है। डी रेगुलेशन क्या है कि आप लॉज को खत्म कर दें। ये भी समझ आती है कि अगर बिजनेस सेटअप करना है और उसकी बहुत ज्यादा लीगल फॉर्मेलिटीज हैं, लीगल कॉम्प्लेक्सिटीज हैं, तो अगर गवर्नमेंट ने वो कम कर दी है, तो नाउ इट इज इजियर फॉर पीपल टू सेट अप देयर बिजनेस। ठीक है? और विदाउट एनी डिले दे कैन स्टार्ट देयर बिजनेस, क्योंकि डॉक्यूमेंट्स जो सबमिट करवाने हैं, जो लीगल रिक्वायरमेंट्स हैं, वो कम है। तो ऑफ कोर्स जब ज्यादा बिजनेसेस इनकरेज होंगे, तो ऑफ कोर्स एग्रीगेट सप्लाई भी ज्यादा ही होगी। ठीक हो गई बात? यस ऑल राइट, तो मेरा ख्याल है कि आज हम इतना ही करते हैं।